आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं रिवर के बारे में, जो कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों वालों के लिए रहेगा। और ये जो टॉपिक है क्लास 11th और 12th दोनों के लिए ऑब्जेक्टिव मतलब बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्लास 12th में जो फिजिकल जियोलॉजी है इसके लिए ये काम की चीज़ है, और क्लास 11th का तो एक चैप्टर ही है नदी तथा उसके भूवैज्ञानिक कार्य। सो दोनों क्लासेस के स्टूडेंट इस वीडियो को बहुत ही केयरफुली देखेंगे, चाहे वो हिंदी मीडियम हो चाहे वो इंग्लिश मीडियम। आज के इस वीडियो में भले कितना भी लंबा वीडियो बने उसको हम फाइनल कर देंगे। नोट्स जो आपको मिलेगा इसी वीडियो के एंड में मिलने वाला है, ठीक है। और जो टॉपिक बच जाएंगे उसको हम लोग नोट्स के साथ पढ़ेंगे। लेकिन रिवर स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें से ही एक क्लास 11th का छोटा सा चैप्टर आ जाता है जिसको बोलते हैं भूमिगत जल, या अर्थात अंडरग्राउंड वाटर। अंडरग्राउंड वाटर समझते हैं सबसे पहले। इसके अंतर्गत हमको 2-3 चीज़ों के बारे में ध्यान रखना पड़ता है। अंडरग्राउंड वाटर उसे कहते हैं, एक क्वेश्चन भी आता है कि भूमिगत जल विज्ञान क्या है, व्हाट इज अंडरग्राउंड वाटर। तो हम लोग बोल सकते हैं कि धरती के नीचे भी पानी होती है, तो नीचे के पानी के बारे में मीन्स कि पृथ्वी के अंदर भूपर्पट्टी के अंदर जो जल होता है उस जल के बारे में अगर हम स्टडी करते हैं तो उसे हम लोग भूमिगत जल विज्ञान कहते हैं। नंबर 1 का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इसके बाद अगला चीज़ एक आ जाता है कि ये जो है ना भूमिगत जल कभी कभी घटता बढ़ता रहता है। समझाते हैं आपको, अभी पूरा चीज़ समझाएंगे। घटता बढ़ता रहता है। अब घटता बढ़ता है तो उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर लेवल बोलते हैं, मीन्स जल स्तर बोलते हैं। कभी कभार देखिएगा गर्मियों के समय में आपके घर के आसपास जल स्तर बहुत नीचे चला जाता है। बरसात के समय में देखिएगा कुआं भर जाएगा, पोखर तालाब सब भर जाएगा, तो इसे बोलते हैं कि वाटर लेवल हमारा हाई हो रहा है। ऐसे तो इस प्रकार की चीज़ें हैं। इसके अंतर्गत वाटर लेवल से संबंधित हम लोग अभी नदी के साथ पढ़ेंगे, तो नदी को कंपेयर करते हुए इसको पढ़ना है हमको, ठीक है। देखिए वाटर लेवल में एक बहुत ही अच्छा चीज़ आता है कि आपको हम एक चीज़ दिखाने का प्रयास करते हैं, कि समझाने का प्रयास करते हैं कि मान लीजिए कोई नक्शा है, आप वर्ल्ड के नक्शा को देख सकते हैं, उसमें आपको ब्लू कलर का सभी जगह पे आपको फिगर दिखेगा। तो आपको पता है कि पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है, तो ब्लू कलर का जितने भी हैं सब वाटर हैं। मीन्स कि 75% आपके इस भूपर्पट्टी पे वाटर हैं। उसके अलावे जो 25% है वो लिथोस्फीयर मीन्स स्थल मंडल है। आगे समझ में? तो इतने सारे चीज़ों के बारे में अगर देखिएगा बढ़िया से ना स्मॉल करके पृथ्वी के नक्शे को, तो ऐसा लगेगा कि जो भूपर्पट्टी है, ये जितने भी हमारे स्थल मंडल है मीन्स 7 महादेश हैं, 7 महादेश आपको इस टाइप से लगेंगे कि ऐसा लगेगा ना कि 7 पानी में मतलब कि उसको क्या बोलते हैं, छलाए हुए हैं, मीन्स ऊपर ऊपर तैर रहे हैं। अब आपसे क्वेश्चन है, आपको हम बताए थे कि स्थल मंडल क्या होता है। तो स्थल मंडल में 3 परत होते हैं, मीन्स कि पृथ्वी का आंतरिक परत 3 होता है, सियाल, सीमा, नीफे। तो नीचे भी वैसा ही है, लेकिन जो ये पानी है, पानी आपका ज़्यादातर नीचे नहीं है, पानी ज़्यादातर मेंटल के ऊपरी परत तक है और पूरे भूपर्पट्टी पे है। आगे समझ में? तो पानी है, तो पानी पूरे समुद्र से घिरा हुआ है, तो पानी धरती के अंदर भी सोखा हुआ है। अब आपसे पूछें हम, क्वेश्चन एक है कि नदी का निर्माण सबसे पहले कौन सा नदी बना, जो स्थल पे चल रहा है अभी वो नदी बना, या धरती के अंदर नदी बना। तो आपका क्वेश्चन आएगा कि कन्फ्यूज़न, तो कन्फ्यूज़न ख़त्म करते हैं। जो आपका जो नदी बनेगा सबसे पहले धरती के अंदर बनेगा। आपको हम थोड़ा सा इस साइड में ले जाने का प्रयास करते हैं। एक बार इधर लाएगा कैमरा जी थोड़ा सा। तो हम क्या किए, अभी स्टेज से नीचे उतर चुके हैं। देखिएगा कि ये जितने भी ये वर्ल्ड का मैप है, ये जितना भी ब्लू कलर आपको नज़र आ रहा है, ये सब क्या है, जलमंडल है। और जितने भी आपको ये सारी चीज़ें जो दिख रही है, ये सब क्या है, स्थल मंडल है। अब जो यहाँ पे टॉपिक समझना है, इसमें ऐसा नहीं है कि पूरा चीज़ जो है सब मतलब कि ये पानी है तो इसके अंदर में कुछ नहीं है। अरे भाई पानी है तो इसमें भी मेंटल टाइप का है, इसमें भी क्रोड है, मतलब जो नीफे था इसमें भी है, सब है। अब ये आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये मतलब कि तैर रहा है, इस जलमंडल के ऊपर में तैर रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है? तो बिल्कुल लग रहा है। लेकिन अब बताइएगा कि ये जो पानी है, समुद्र में तो पानी है, तो ये क्या सोखेगा नहीं? मान लीजिए कि ये पानी है, तो पानी तो इतने सारे आपको दिख रहे हैं, तो ये पानी आपको सोखता हुआ नजर नहीं आएगा। मतलब ये जो लिथोस्फीयर है, स्थल मंडल है, इस पर सोखेगा नहीं? तो बिल्कुल सोखेगा। तो सोखेगा तो एक अंडरग्राउंड वाटर बन जाएगा, मीन्स कि सोख कर धरती के ऊपर पानी ना आकर सर्वप्रथम पानी कहाँ पे बनेगा, नदी टाइप के धरती के अंदर बनेगा। आ गया समझ में?
तो आई होप दैट आप नक्शे से समझ गए होंगे, ठीक है। तो सर अब आपसे क्वेश्चन है, भूमिगत जल विज्ञान से आप क्या समझते हैं? तो आपको समझ में आ गया कि पृथ्वी के अंदर जितने भी पानी है ये सभी को भूमिगत जल विज्ञान कहते हैं। इसके साथ ही पृथ्वी के अंदर भी पानी है, तो ये पानी जाती है सर्वप्रथम, भूमिगत जल का निर्माण होता है आपके या तो वर्षा जल से, या तो समुद्र के पानी से, या तो नदी वाले इलाके से, या तो बड़े बड़े जो जलाशय हैं उसके किनारे वाले जगह में क्या होते हैं आपका नदियों का निर्माण, अर्थात भूमिगत जल भी बनता है और उसी से नदी भी बनता है। अब जो भूमि के अंदर है, आपको माइंड में क्वेश्चन दौड़ रहा होगा कि पानी कैसे रहता होगा। तो भूमि के अंदर लगता है ना कि नदी बह रहा है स्लो मोशन में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? भूमिगत जल कहते हैं, उसे अंतः प्रवाहित नदी कहा जाता है। क्या बोलेंगे? अंतः प्रवाहित नदी। ये नदी जो होते हैं अंदर में बहते हैं, इनका प्रवाह जो होता है अत्यंत धीमा होता है। आगे समझ में, अत्यंत धीमा होता है। अब क्वेश्चन ये है कि सर आप नदी पढ़ा रहे थे तो अभी यहाँ क्यों पढ़ा रहे हैं? अब आपको हम बताते हैं बढ़िया हिंदी में। देखिएगा, नदी पढ़ा रहे थे, बात सच्चाई है। तो नदी का सबसे पहले हमको उद्गम के बारे में पढ़ना होता है। नदी का उद्गम कैसे हुआ? तो आपको मैं बता दूं, नदी का उद्गम ही होता है भूमिगत जल से। कौन से जल से? भूमिगत जल मीन्स अंडरग्राउंड वाटर से होता है। अब समझिएगा कॉन्सेप्ट। मान लीजिए कोई भी नदी धरती के अंदर में बह रही है। आपको हम बताए थे कि धरती के नीचे 3 चीज़ बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं: तापमान, घनत्व, दबाव। मतलब टेम्परेचर, डेंसिटी एंड प्रेशर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में नीचे पाए जाते हैं। तो जो वहाँ पे पानी बहता है तो प्रेशर में बहता है। मीन्स कि एक डंडा होगा मेरा, दीजिएगा जी। ये जो पाइप है देख सकते हैं, इसका पाइप कैसा है दिख रहा है, ठीक है। तो ये अक्सर पीटने के लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन हाँ, आपसे एक चीज़ बताते हैं कि अगर हम कोई डिलीवरी पाइप को कोई पंप द्वारा, वाटर पंप द्वारा जोड़ देते हैं, तो मान लीजिए वो बहुत चौड़ा पाइप है, तो उसमें पानी जो है ना फैलाव से बहेगा, मतलब अपना आराम से बहेगा। लेकिन इसमें अगर उसे जोड़ देंगे, कैसे भी करके यहाँ पर गर्म करके जोड़ेंगे, तो प्रेशर से निकलेगा। तो वही चीज़ होता है उद्गम, कि पानी जो था नीचे आराम से बह रही थी, उसके बाद जैसे ही वो ऊपर आता है, तो ऊपर आने के बाद प्रेशर से एकदम धरती को फाड़ कर और नदी का उद्गम होता है। ऐसा ज़्यादातर ग्लेशियर वाले इलाके में होता है। मीन्स हिमालय और मतलब जितने भी ग्लेशियर, हिमानी, हिमनद होते हैं ना, उस इलाके में। बिकॉज इधर का स्थल मंडल को तोड़ना नामुमकिन है, मतलब जल का उद्गम करना थोड़ा सा नामुमकिन हो जाता है। साथ ही उसके साथ जो बर्फ़ का टुकड़ा होता है उसको फाड़ना इजी होता है। तो हिमानी को फाड़कर वो आ जाते हैं ऊपर आराम से। आगे समझ में। तो ज़्यादातर जो नदियां हैं, जैसे गंगा हो गया, ठीक है ना, अलकनंदा हो गया, इसके साथ भागीरथी हो गई, ये सब नदी जो है उसी का रूप है। बट इस सब का उद्गम स्थल हिमानी द्वारा हुआ है, तो हिमानी के पास से हुआ है। तो ये प्रेशर में नदियाँ निकलती है आपस में, ठीक है। मतलब नीचे आराम से पहले बह रही थी, अचानक से नदी ऊपर गया प्रेशर से। प्रेशर में आता है तो नदी। अब पहले नदी का डिफिनेशन जान लीजिए। नदी हम किसे बोलेंगे? व्हाट इज रिवर? तो इसका आंसर ऐसा हो जाएगा कि नदी हम लोग उसे बोलेंगे कि नदी एक लाइन से प्लेन एकदम अपने धीमे ढालों के प्रति प्रवाहित हो, तो उसे हम लोग नदी बोलते हैं। मतलब वर्षा जल या भूमिगत जल, वर्षा जल या भूमिगत जल जब धरती पे आ गया, तो वह एक चादर के रूप में बहना चाहती है, स्लो मोशन में अपने ढालों की ओर, उसे ही हम लोग नदी कहते हैं। अब ऐसा नहीं कि पानी यहाँ से डायरेक्ट नीचे, तो इसको जल प्रपात बोल देंगे। ऐसे बहेगा, ऐसे ऐसे बहेगा, ऐसे, ठीक है, ऐसे, तब इसे क्या बोल देंगे हम लोग? नदी बोल देंगे। तो इस प्रकार से नदी। अब नदी का जो है 4 प्रकार की अवस्थाएं पाई जाती है। जो नंबर 1 अवस्था है उसको हम लोग बोल देते हैं प्रारंभिक अवस्था। क्या बोलते हैं? प्रारंभिक अवस्था। प्रारंभिक अवस्था में आपको एक चीज़ तो समझ में आता ही होगा कि प्रारंभिक अवस्था मतलब शुरुआती अवस्था है। तो नदी का जैसे ही उद्गम होता है तो वह जो है ना स्पीड में बहना चाहती है, अपना रास्ता बनाना चाहती है। मान लीजिए आपको रास्ता नहीं दिख रहा है, तो क्या कीजिएगा सर? सबसे पहले इधर रास्ता देखिएगा, इधर रास्ता, मतलब रास्ता ही बनाइएगा, जिधर मिला उधर ही साफ करने लगेगा। तो जब नदी का उद्गम हुआ तो छिटका टाइप के होता है ऐसे ऊपर, और अचानक से फाड़कर कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, और बीच में पत्थर है, पहाड़ है, सबको तोड़ते फोड़ते घर आए, मकान आए, पेड़ पौधा है। घर मकान तो पहले हुआ नहीं करता था, तो पेड़ आए, पौधा है, सबको बहा वहा कर ले जाता था। तो प्रारंभिक अवस्था में नदियाँ जो है बहुत सुपर फास्ट बहती है, और इसके अलावे सुपर फास्ट बहती है तो पहले वो अपना रास्ता बनाती है। नंबर 2 जो अवस्था है उसको हम लोग बोलते हैं तरुणावस्था। क्या बोलते हैं? तरुणावस्था। दोस्तों, प्रारंभिक अवस्था में नदी पहाड़ी इलाकों में बहुत ज़्यादा बहती है, क्योंकि अधिकतर नदियों का निर्माण सबसे पहले पहाड़ी इलाके में होता है। और हाँ, नदी का निर्माण के बाद ही ये संसार बना हुआ है।
मतलब देखिएगा कोई भी बड़ा नगर जो है, शहर है, सब नदी के किनारे ही बसा हुआ है। इसलिए प्रारंभिक अवस्था जब था तो उसमें बहुत सारे घर नहीं हुआ करते थे, झोपड़ा झोपड़ी हुआ करते थे, तो उससे छोटा मोटा से कोई लेना देना है नहीं, हमको नदी पढ़ाना है। ठीक है, तो प्रारंभिक अवस्था आपको समझ में आ गया होगा। इसमें क्या होता है, इसको अभी नोट्स में हम पूरा फाइनल करेंगे वीडियो के आगे। तरुणावस्था को बोलते हैं युवावस्था, मीन्स उस समय नदी थोड़ा होता है ना कि जैसे बकरी का बच्चा जन्म लेता है, गाय का बछड़ा जन्म लेता है, तो स्टार्टिंग में ना बहुत तड़पता है। ठीक है, तो वैसे ही कर करके वो क्या हो रहा था कि रास्ता बना रहा था। अब इसमें जो था तरुणावस्था और प्रारंभिक अवस्था में, कि मान लीजिए प्रारंभिक अवस्था में नदी जा रही है स्पीड में एकदम, रास्ता बनाते बनाते बीच में आ गया पहाड़ कि अब हम नहीं जाने देंगे तेरे को, आया नहीं जाने देगा तो धक्का मार के क्या होगा, घूम गया, तो यहाँ पे यू आकार का घाटी बनता है। ज़्यादातर तरुणावस्था तथा प्रारंभिक अवस्था में आपका यू आकार का घाटी बनता है। यू ये कैसे बनता है, ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए नदी इस साइड से आई, बीच में बहुत बड़ा सा पहाड़ मिल गया, ऐसे हो जाएगा। ये बोल रहा है हम नहीं जाने देंगे, तू कितना भी धक्का दे लो। ये बेचारा आया इधर से, आया, चलो अभी नहीं जाने देगा तो इधर मुड़ जाओ, रास्ता नाप लिया। तो इस प्रकार से यू भी आकार का घाटी आपका बन जाता है। कौन सा आकार, भी आकार। तो इसको हम लोग वैली भी बोलते हैं, बी फॉर वैली, वी फॉर भी आकार का घाटी। आगे समझ में, याद रखिएगा। इसके बाद तरुणावस्था जो है ना, इसमें सबसे ज़्यादा होता है। इसमें तो ये रूप लेता है कि हमको घाटी बनाना पड़ेगा, तो तरुणावस्था में ये फाइनल होता है। तरुणावस्था में बहुत ज़्यादा अपर्दन होता है, मीन्स कि सभी को काट पीट कर, पहाड़ी इलाकों को काट पीट कर सब स्थल मंडल पर ले जाएगा, मतलब कि नॉर्मल जगह पर ले जाएगा, उसको प्लेन बनाने में मदद करेगा। प्लेन मतलब समतल, तो ले जाने में मदद करेगा। उसके साथ साथ अपर्दन इतना ज़्यादा होगा ना कि मिट्टी को एकदम दबा के काटेगा एकदम। ठीक है, काट के नीचे ले जाएगा। तो जो है तरुणावस्था में मिट्टी का अपर्दन बहुत ज़्यादा होता है, और नदी अभी भी पहाड़ी इलाकों में ही है। उस मिट्टी को काट कर अब ले जाएगा वो समतल में, मतलब मैदानी इलाकों में। तब जो वो इलाका हो जाएगा नंबर 3, उसको हम लोग बोल देते हैं प्रौढ़ावस्था। क्या बोलेंगे, प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था में नदी जो है मैदानी इलाके में उतर जाती है और इसका आकार टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। बिकॉज जब टेढ़ी मेढ़ी होती है तो अपर्दन तो हो रहा था, पहाड़ी इलाकों से मिट्टी को काट कर ला रहा था, अभी भी मिट्टी को दबा कर काट रहा है। तो मिट्टी को जब दबा कर काटेगा तो देखिएगा ना, जो खेत होता है ना गांव में, तो उसमें क्या होता है कि ये सिटी वाले जितने भी हमारे वीडियोज़ देखते हैं, तो ज़्यादातर मेरा जो एग्जाम्पल होता है विलेजर्स वाले होते हैं। मतलब ज़्यादातर हम जो एग्जाम्पल देते हैं ज़्यादातर गाँव वाले होते हैं। कुछ ऐसे सिटी वाले हैं कि मतलब उन लोग को बोल दीजिएगा ना खेती क्या होता है, खेती करने का प्रोसेस क्या है, साइंटिफिक प्रोसेस क्या है, उनको कुछ पता ही नहीं होता है। तो भाई आप उसका कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि सर इसका मीनिंग क्या होता है। बिकॉज हम लोग विलेजर हैं, सभी स्टूडेंट हम लोग विलेजर हैं, तो ऐसा लगता है कि ना ज़्यादातर देसी तरीके से अगर समझाए तो बहुत अच्छा लगता है समझाने में भी, और समझ में भी आ जाता है कुछ लोगों को। लेकिन जो कुछ होते हैं जो बचपन से CBSE बोर्ड में पढ़े हैं, कभी काम नहीं किए, तो उन लोग को कांड हो जाता है, थोड़ा सा समझ में ना आता है। तो आप लोग को निसंकोच आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर हम रिप्लाई नहीं करेंगे तो स्टूडेंट्स भी कर देंगे, लेकिन करेंगे ज़रूर। आगे समझ में। प्रौढ़ावस्था में नदी मैदानी इलाकों में आ जाती है, अभी भी अपर्दन बहुत ज़्यादा होती है तथा नदियों का आकार टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। इसके बारे में हम नोट्स में एक्सप्लेन कर देंगे। लास्ट है हमारा वृद्धावस्था। क्या हो गया, वृद्धावस्था। वृद्धावस्था में दोस्तों, वृद्ध मतलब जानते हैं बुढ़ा बुढ़ी होते हैं, मतलब कि पता ही नहीं चलेगा बुढ़ा बुढ़ी के, ना ही शरीर काम करेगा, ना ही हाथ पैर काम करेगा, अच्छे से कुछ नहीं काम करता है। तो क्या होता है कि नदी का वैसे ही वहाँ पर भी कोई काम बढ़िया से नहीं करेगा। नदी है लेकिन नदी बहेगा कि क्या होगा पता ही नहीं चलेगा, लगेगा कि एक तालाब है, लगेगा कि एक झील है, ऐसा लगने लगता है। जैसे बढ़िया सा एग्जांपल है आपका गंगा नदी का। गंगा नदी में जब पानी नॉर्मल रहता है तो ऐसा लगेगा कि वो झील है एक प्रकार का, कोई भी जाइए नहाइए कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। लेकिन वही अगर पानी थोड़ा जलस्तर ज़्यादा हो गया तो लगेगा कि हाँ नदी थोड़ा सा प्रवाहित हो रहा है, ऐसा लगता है देखने में। लेकिन अभी के समय में जाइए नॉर्मल लगेगा, अभी ठंडी का दिन है ना, अभी जाकर जाइए समझिए नॉर्मल लगता है। चलिए, इसके अलावे एक टॉपिक और आ जाता है, जैसे कि हम कूप पढ़ा रहे हैं। कूप मीन्स होता है कुआं। कुआं का एक अलग चैप्टर तो है नहीं, तो भूमिगत जल में ही उसको अंडरग्राउंड वाटर में ही लेना है। कूप को इंग्लिश में वेल कहा जाता है। क्या कहते हैं? वेल। अब जो कूप होता है ना, कूप दो प्रकार का होता है। कूप कितने प्रकार के? दो प्रकार के। नंबर 1 कूप को हम लोग बोल देते हैं, कौन सा कूप? साधारण कूप। और नंबर 2 वाले को हम लोग बोल देते हैं उत्सृत कूप। उत्सृत कूप देखिएगा ध्यान से, जो साधारण कूप जितने भी होते हैं हमारे साधारण कूप, तो साधारण कूप को सिंपल वेल तो बोल देंगे, इजी है।
साधारण कूप, इसमें क्या होता है कि हम लोग को जलस्तर तक खोद कर जाना होता है। अब जो खुदाई करके जो हम लोग गड्ढा बनाते हैं ना, उसी गड्ढा को कुआं कहा जाता है। कुआं गांव में अक्सर होता है, गांव में सभी के पास हुआ करता था, अब अभी भी है सबके पास, ठीक है। सिंचाई करने का बहुत महत्वपूर्ण साधन ये माना जाता है। इसके साथ एक आ जाता है, अच्छा साधारण कूप की कुछ विशेषताएं हम बताते हैं। कभी भी खेती में सिंचाई करना होता है तो हम लोग साधारण कूप का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? इसलिए करते हैं क्योंकि उस कूप का इस्तेमाल से धरती के अंदर जो पानी सोख रहा है, तो धरती के अंदर भी बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, तो उन मिनरल्स को लेकर नीचे जाकर शुद्ध पानी बना हुआ है ना, तो शुद्ध पानी धरती के नीचे बना हुआ है, तो वो पानी में मिनरल्स की मात्रा होती है। इसीलिए सिंचाई करने के लिए क्या होता है कि वो पानी का इस्तेमाल किया जाता है, नीचे से पानी लगाया जाता है। आगे समझ में? और पहले के समय में लोग भूमिगत जल वाला वाटर पीते थे, कभी भी नदियों का पानी पी रहे हैं, यहाँ का पानी पी रहे हैं, वहाँ का पानी, तो ये सब पहले पिया करते थे, जिनसे उन लोगों को बहुत ज़्यादा वही फायदा होता था। आगे समझ में? ये हो गया साधारण कूप। उत्सरित कूप होता है, उसको उबका कहते हैं, कि पानी में डायरेक्ट जलस्तर में नहीं हम लोग गए, जलस्तर में गए बट नदी में चल गए। सौभाग्य से हमको क्या मिल गया, उसमें नदी मिल गया। मतलब बताया था ना, नदी धरती के अंदर भी है, तो नदी में जाकर खोद दिए भैया, नदी में कुआं भर गया एकदम अचानक से। आगे समझ में? तो इसका एक अलग सा टॉपिक है, इसको हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अभी हमको मुख्य रूप से नदी के बारे में पढ़ना था, जो कि आई होप दैट आपको नदी और भूमिगत जल दोनों ही फाइनल हो गया होगा, ठीक है। मतलब नदी और ये दोनों ही फाइनल हो गया होगा। इसीलिए अब हम लोग जो करने वाले हैं वो नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे अभी नोट्स के साथ। अच्छा, इससे पहले एक नदी का भूवैज्ञानिक कार्य है, तो नदी का भूवैज्ञानिक कार्य बहुत ज़्यादा नहीं है, छोटा सा टॉपिक है। एक परिवहन निक्षेपण और एक अपर्दन आता है, बस दो प्रकार, परिवहन निक्षेपण और अपर्दन। परिवहन में कि कहीं पे बंजर और बांगर भूमि के आप नाम सुने होंगे, और खादर, तो खादर चीज़ से मिट्टी को उठाकर ले गया, बंजर पर रख दिया, तो ये सब एक काम हो गया नदी का भूवैज्ञानिक कार्य। अपर्दन हो गया कि मिट्टी अगर बीच में है तो भैया काट काट के बर्बादे कर देगा, चिकना कर देता है, मतलब उसका खुरदरा नहीं करेगा, चिकना कर देगा। इसीलिए नदियों का अक्सर पत्थर जो होते हैं बहुत ज़्यादा चिकने होते हैं। इसके साथ निक्षेपण की बहुत सारी चीज़ों का टुकड़ा होकर उसमें निक्षेप हो जाता है। परिवहन मतलब यहाँ का चीज़ वहाँ चले जाना। बाकी ये सब चीज़ें हैं, आइए नोट्स पे आराम से हम लोग पढ़ते हैं। तो हम आ गए अपने नोट्स पे, एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कि पूरा चीज़ आपको डिजिटली यहाँ पे मिल जाएगा। तो पहला प्रश्न की ओर हम लोग आ जाते हैं, जो कि इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों मीडियम में आपको देखने को मिल जाएंगे। प्रश्न आप देख पा रहे हैं, नदी क्या है, इसी को इंग्लिश में व्हाट इज़ ए रिवर। उत्तर देखिए, वर्षा जल भूसतह के तल पर, यहाँ पे ढल लिखा गया है, भूसतह के तल पर निचले भागों की ओर बहने का प्रयास करता है। यदि इसका ढाल मंद हो तथा विस्तृत चादर के रूप में बह रहा हो, उसे नदी कहते हैं। ओके, क्लियर? जो चीज़ अभी देखे उसी चीज़ को यहाँ पे नोट्स भी किया हुआ है। छोटी छोटी सरिताएं मिलकर एक नदी का निर्माण करती है, ठीक है। और ऐसी नदियों को सहायक नदियाँ कहा जाता है। यहाँ पे ये मिस्टेक है, ऐसी सभी नदियों को क्या कहा जाएगा, सहायक नदियाँ कहा जाता है। इसी को इंग्लिश में भी यहाँ पे स्कोप लिखा हुआ है आंसर में, कि रेन वाटर ट्राइज टू फ्लो डाउन द स्लोप एंड ऑफ द लैंड सरफेस टुवार्ड्स द लोअर पार्ट्स, ठीक है। इफ़ इट स्लोप इज स्लो एंड फ्लोइंग इन द फॉर्म ऑफ ए वाइड शीट, मतलब एक चादर के रूप में बहना अगर चाहती हो, तो इट इज़ कॉल्ड ए रिवर, इसे नदी कहा जाएगा, ठीक है। इस स्मॉल स्ट्रीम ज्वाइन टुगेदर टू फ्रॉम ए रिवर इज, मतलब कि ऑल आर कॉल्ड, मतलब क्या लिखा हुआ है, सहायक नदी, असिस्टेंट रिवर भी हम लोग बोल सकते हैं, जो कि यहाँ पे थोड़ा सा ना इसके चलते भी दिक्कत हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे इसके चलते। तो आप इंग्लिश इससे अच्छे से कर लोगे, हिंदी आपको मैंने बता दिया है। ओके, देखिए यहाँ पे अस्थायी नदी किसे कहा जाता है। नदी तो दो प्रकार के होते हैं, जो कि हम अभी लेक्चर में नहीं कर पाए। नदी एक होता है अस्थायी। अस्थायी देखिएगा कि जिन नदियों में ऋतु के अनुसार पानी सूख जाता है, उसे अस्थायी नदी कहते हैं। सिंपल, द रिवर्स इन विच वाटर ड्राइज अप अकॉर्डिंग टू द सीजन्स आर कॉल्ड टेम्पोररी रिवर्स। ओके, नेक्स्ट है घाटी किसे कहा जाता है, व्हाट इज़ द वैली कॉल्ड। नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे इसी का उत्तर है, यदि नदी का कोई भाग अचानक से मुड़कर भी आकृति के समान बन जाती है और कम ढाल वाली है, तो उसे हम लोग घाटी कहते हैं। ओके, तो वही है, इफ़ एनी पार्ट ऑफ द रिवर सडनली टर्न्स एंड बिकम्स लाइक वी शेप एंड हैज़ ए लोटस, ठीक है। वही चीज़ है, कम ढाल देखिए यहाँ पे हो गया, ठीक है ना। शेप
यहाँ पे हैज़ अ लिटिल स्लोप भी हम लोग बोल सकते हैं, एंड देन इट्स कॉल्ड ए वैली। ओके नदी की कितनी अवस्थाएं होती है, हाउ मैनी स्टेजेस डज ए रिवर हैव। ठीक है, अच्छा एक चीज़ यहाँ पे एक छूट रहा है कि जैसे मान लीजिए अस्थाई नदी है, तो अस्थाई नदी से एक चीज़ और आता है जिसको हम लोग परमानेंट रिवर कहते हैं, उसको हिंदी में कहते हैं अस्थाई नदी। तो अस्थाई नदी उसे कहेंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी ऋतु सीजन आ जाए, उसमें पानी नहीं सूखेगा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अस्थाई नदी कहते हैं, मीन्स परमानेंट रिवर कहते हैं। नदी की कितनी अवस्थाएं होती है, हाउ मैनी स्टेजेस डज ए रिवर है। विकास के क्रम के आधार पर नदी को 4 अवस्थाएं में बांटा गया है। नंबर 1 प्रारंभिक अवस्था, नंबर 2 तरुणावस्था, नंबर 3 प्रौढ़ावस्था, नंबर 4 वृद्धावस्था। अगला इसी में ऑन द बेसिस ऑफ द ऑर्डर of development the river occurs in 4 stages। नंबर 1 इनिशियल स्टेज, नंबर 2 पुबर्टी स्टेज, अगला मैच्योर स्टेज, नेक्स्ट ओल्ड स्टेज। तो नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं कि प्रारंभिक अवस्था क्या है। इस अवस्था में नदी उबड़ खाबड़ पर्वतीय क्षेत्रों में बहती है, नदी का ढाल बहुत अधिक होता है, इसमें घाटियों का निर्माण होता है, नदी द्वारा खनन होता है। नंबर 2 तरुणावस्था में, इसमें क्या है कि इस अवस्था में भी नदी पहाड़ी इलाकों में ही बहती है, इसकी धारा अभी भी तेज़ी होती है, खनन की क्रिया भी तेज़ होती है, इसमें मृदा अपरदन काफ़ी तेज़ होता है और इसमें भी आकार का घाटी का निर्माण होता है। नेक्स्ट प्रौढ़ावस्था, इस अवस्था में नदी मैदानी क्षेत्र में उतरती है, प्रवाह क्षमता घट जाने के कारण यह टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, इससे समतल भाग में अपरदन की क्रिया बहुत अधिक होता है, जिससे वो क्या हो जाते हैं कि टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगा, बालू निकलने लगता है। नंबर नेक्स्ट है वृद्धावस्था, इस अवस्था में नदी समतल अवस्था में बहती है, यह गहराई में तथा चौड़ाई में प्रौढ़ावस्था से कम होता है। सब कुछ लिखा हुआ है, इससे ज़्यादा आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आगे देख सकते हैं यहाँ पे इनिशियल स्टेज क्या है। इन दिस स्टेज द रिवर फ्लोज इन द रफ माउंटेन्स एरिया। ठीक है, द स्लोप ऑफ द रिवर इज वेरी हाई, इन दिस वैलीज आर फॉर्म्ड। ठीक है ना, इसमें वैली का वो फॉर्मेशन होता है। माइनिंग इज डन बाय रिवर, यहाँ पे माइनिंग प्रोसेस भी बहुत ज़्यादा होता है, मीन्स खनन प्रोसेस भी बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं पुबर्टी स्टेज, इसमें है कि इवन इन दिस stage the river flows only in the hilly areas, its current is still strong। ठीक है, the process of mining is also fast, soil erosion is also very fast in this। नेक्स्ट है एडल्टेड स्टेज, यहाँ पे देखिए एडल्टेड स्टेज, इसमें हम क्या बोल रहे थे, यहाँ पे मैच्योर स्टेज था। ठीक है, ये जो है ना हिंदी से ये कंप्यूटर के द्वारा ये गलत कर दिया, मैच्योर स्टेज यहाँ पे होगा। इन दिस स्टेज द रिवर, ठीक है ना, डिस्केंट्स इन द प्लेन एरिया ड्यू टू द डिक्रीजेज, ठीक है, इन फ्लो कैपेसिटी, इट्स बिकम जिगजैग। ओके, टेढ़ी मेढ़ी हो जाता है जिगजैग का। ड्यू to this the process of erosion take place in the flat parts। ओके, तो इस प्रकार से आप लिखते चलेंगे, याद करते चलेंगे। नेक्स्ट है 4 नंबर में ओल्ड एज स्टेज, मतलब वृद्धावस्था में। तो यहाँ ओल्डर स्टेज में हम लोग बोल सकते हैं इसे। इन दिस स्टेज द रिवर फ्लोज इन ए फ्लैट स्टेज। ठीक है, मतलब एकदम शांत अवस्था में बहता है। इट इज़ लेस इन डेप्थ एंड इट विथ देन एट द मैच्योर स्टेज। ओके, तो इस प्रकार की चीज़ें हैं। नेक्स्ट हम लोग बढ़ लेते हैं। ये 5 नंबर का आपका क्वेश्चन पूछता है, जिसके बारे में अभी हम वीडियो में बात किए थे। डिस्क्राइब द जियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ द रिवर। नदी प्रवाह की गति की ढाल की तीव्रता पर निर्भर करती है। सच्चाई बात है, नदी के वेग और क्षेत्र में शिलाओं के होने के कारण ही नदी द्वारा अपरदन होता है। इसके 3 भूवैज्ञानिक कार्य हैं। नंबर 1 अपरदन, परिवहन, निक्षेपण। आगे बढ़ते हैं। इसमें है कि अपरदन के द्वारा क्या क्या हो सकता है, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि नदी के द्वारा उसके जलधारा के कारण अपरदन की क्रियाएं होती है। ठीक है, यह क्रिया नदी के तरुणा और प्रौढ़ावस्था में अधिक तेज होता है। इस अवस्था में नदी का धारा मिट्टी में कटाव करते हुए परतदार न होकर पतली एवं संक्रिय होकर बहती है, जिससे मिट्टी काट कर इनके परत पर ही जमा हो जाते हैं और नदी का आकार टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। आगे समझ में, आप इसे लिख लेना। इसके बाद यहाँ पे आ जाता है परिवहन में कि नदी के इस क्रिया के कारण एक स्थान का खनिज लवण दूसरे स्थान पर आसानी से पहुँच पाती है। पत्ती यहाँ पे लिखा गया हस्बैंड वाला। ठीक है, इसमें मुख्य रूप से सेल या सेल खंडों का परिवहन होता है। यह क्रिया वहाँ उपयोगी होता है जहाँ बंजर या बांगर भूमि होता है। परिवहन के द्वारा खादर भूमि का खनिज लवण आसानी से बांगर भूमि पर आ जाती है, जिसके कारण यह भूमि भी उपजाऊ हो जाती है। नेक्स्ट था निक्षेपण हमारा यहाँ पे। तो इसमें देखिए नदियों के ये क्रियाएं सेल के विघटन या अपघटन में सहायक होती है। कोई चट्टान लंबे समय तक नदी के जलधाराओं द्वारा टकराता है तो काफ़ी लंबे समय बाद उसका अपघटन हो जाता है। इस प्रक्रिया को ही निक्षेपण कहा जाता है।
देख सकते हैं आगे यहाँ पे द स्पीड ऑफ रिवर फ्लोज डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द स्लोप, ठीक है। इरोजन टेक्स प्लेस बाय द रिवर ड्यू टू द वेलोसिटी ऑफ द रिवर एंड द प्रेजेंस ऑफ रॉक इन द एरिया, मतलब कि जो चट्टान होते हैं उन सब का बहुत ज़्यादा यहाँ पे इरोजन होता है। नेक्स्ट, इट हैज़ 3 जियोलॉजिकल फंक्शन। नंबर 1 इरोजन, ट्रांसपोर्ट, डिपोजिशन। डिपोजिशन मीन्स विघटन होता है, जिसको आप घटन हम लोग बोल सकते हैं, नीचेपन भी बोल सकते हैं। देखिए इंग्लिश का पूरा यहाँ पे नोट्स है, ये 5 नंबर का पूछता है। इरोजन, द एक्शन ऑफ इरोजन टेक्स प्लेस ड्यू टू द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द रिवर। दिस प्रोसेस इज वेरी फास्ट इन द यूथ एंड मैच्योरिटी एज स्टेट ऑफ द रिवर। In this stage, the stream of the river flows thin and narrow, okay, not eroding the soil, due to which the soil is cut and deposited on its layer, and the shape of the river becomes crooked, okay। ये आप लिख लेना, ऊपर से सब समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन मीन्स परिवहन। ड्यू टू दिस एक्शन ऑफ द रिवर द मिनरल साल्ट ऑफ वन प्लेस इज इजली, ठीक है ना, एस्केसिबल एंड टू अनदर प्लेस। इट मैनली कंसिस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉक और रॉक फ्रेगमेंट्स, मतलब कि सेल या सेल खंड। दिस एक्शन इज यूजफुल वेयर देयर इज बैरन एंड बैरन लैंड है वहाँ पे, ठीक है। थ्रू ट्रांसपोर्टेशन द मिनरल साल्ट ऑफ खादर यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं फर्टिलाइज़र, ठीक है ना, फर्टिलाइज़र उर्वरक। तो फर्टिलाइज़र लैंड इजीली कम्स टू बांगर यहाँ पे लिखा गया है, जिसको बांगर को बैरन हम लोग बोलते हैं। यहाँ पे आप ये लिख लीजिएगा, ड्यू टू विच दिस लैंड ऑल्सो बिकम्स फर्टाइल। आगे समझ में, तो वहाँ पे फर्टिलाइजर लैंड हो जाएगा, उसको समझा लीजिएगा, लिख लीजिएगा। डिपोजिशन में क्या है कि दिस एक्शन बाय रिवर्स हेल्प्स इन द डिसोल्यूशन और डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स। फॉर एग्जांपल इफ ए रॉक, वो एक मिनट दिख ही नहीं रहा है यहाँ पे हमको लिखने के बाद, हाँ, इफ़ ए रॉक, ठीक है ना, कोलाइड्स विथ द वाटर करेंट ऑफ द रिवर फॉर ए लॉन्ग टाइम, मतलब पानी में एक जो है पत्थर होता है और बहुत लंबे समय तक उसमें रह रहा है, देन इट गेट्स डिकम्पोज्ड आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। एक लॉन्ग टाइम के बाद ये क्या हो जाएगा, डिकम्पोज्ड हो जाएगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिपोजिशन, ओके। आई होप दैट आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और भी इसके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सभी चीज़ आपको मिलती चलेगी। और बेल आइकन को तो प्रेस कर लीजिएगा, ताकि कभी भी हम लाइव आएँ, कोई भी नई वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में न्यू लेक्चर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।